ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल थोड़ा सा पढ़ लिए थे हम लोग कि मैटर क्या होता है ना, तो आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से कि मैटर क्या होता है। मैटर मतलब पदार्थ। इसका मतलब होता है पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ कितनी तरह के होते हैं ये हमें जानना है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ का मतलब क्या होता है। पदार्थ देखो, मैटर को तीन नामों से जानते हैं। एक तो मैटर होता है, एक जो आप लोग बोलते हैं क्या मैटर हो गया, वो मैटर नहीं, ठीक है। मैटर को हम पदार्थ भी बोलते हैं, ठीक है। और मैटर को हम द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। ध्यान रखना, द्रव्य कहीं लिख के आ गया तो उसका मतलब क्या होता है? पदार्थ। और एक तो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कुछ, बोलते हैं ना कुछ है। कुछ भी क्या है? पदार्थ है। ठीक है, चल रहा है, चल रहा है रोशनी? मैंने दिख रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, देखो आवाज आ रही है ना बस ठीक है। तो पदार्थ और द्रव्य सब एक ही है। पदार्थ का मतलब क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना कि वो वस्तु, पदार्थ वह वस्तु है जिसके पास दो चीजें होनी चाहिए। उसके पास कुछ क्या हो? द्रव्यमान। क्या हो? कुछ उसका द्रव्यमान हो और कुछ उसका आयतन हो। पढ़े क्या कल में भेजा तो? हाँ, तो उसका नोट्स बना लेना। उसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। मैं ये आगे पढ़ा रहा हूँ, दूसरा लेक्चर है, तो जिस दिन नहीं आओगे मैं अपलोड कर दूंगा पढ़ाई, ठीक है। हाँ, तो द्रव्यमान मतलब मास, जिसके पास कुछ मास हो और जिसका कुछ वॉल्यूम हो। कल मैं एक वीडियो में सवाल पूछा था आप लोग से कि जो लाइक लाइट है, जैसे ईटा पाथर जो भी दिख रहा है, हवा है, कुछ भी है, एनीथिंग, वो उसका कुछ मास भी है। अगर मास नहीं रहता तो हवा में हमें धक्का क्यों मारती? सिलेंडर में क्यों गैस भरी जाती? सिलेंडर, खाली सिलेंडर हल्का होता है, और भरा हुआ सिलेंडर भारी होता है। तो भार है इसीलिए ना, मास है ना इसीलिए। अच्छा एक बात बताओ, सूरज की रोशनी क्या है? सूरज की रोशनी, मैं बोल रहा हूं वो क्या है? जो मैं बोल रहा हूं वो पदार्थ है? जो मेरी आवाज जा रही है, आवाज क्या है? आवाज क्या है? मैं आप लोग को बोला भी था कि एक बार सोच के आइएगा कि आवाज क्या है, सूरज की रोशनी क्या है। आप लोग एक्चुअली देख सुन सोचिए नहीं। देखो मैं बता दूंगा लेकिन तुरंत भूल जाओगे आप लोग। कोशिश करिए कि ये चीजें हम लोग खुद सर्च करें। अगर सर्च कर लोगे, आपको आ गया, तो मुझे आगे बोलोगे तो मैं उसके बारे में 10 चीज और बताऊंगा। तो ये चीज हमेशा आपको याद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्या बोला कि आप खुद सर्च करके आइए, क्योंकि आप सर्च नहीं किए। सर्च करते तो तुरंत बोलते, है ना। तो सर्च करिए पहले उसको कि सूरज का प्रकाश और ध्वनि क्या है, पदार्थ है कि नहीं है। पदार्थ की विशेषता क्या होती है? द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। तो सूरज की रोशनी के लिए ये सब चीज चाहिए क्या? उसका द्रव्यमान होता है कि सूरज की रोशनी अभी पड़ेगी तो आप 10 किलो हो जाओगे? ऐसा होगा? होगा ऐसा? बोल रहे हो तो आपका भार कम हो गया, ऐसा है? चलो, तो क्या है वो बताना मुझे। ऊर्जा है या पदार्थ है, क्या है? ठीक है, वैसे क्वांटम फिजिक्स आएगा तो कुछ और बातें चल जाएंगी, लेकिन अभी आप बताओ ये पदार्थ है कि नहीं? सूरज की रोशनी और ध्वनि जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है। तो पदार्थ के बारे में आप समझ गए कि द्रव्यमान हो और उसका आयतन हो, ठीक है। अब पदार्थ किस चीज से मिलकर बनता है, ये भी मैं बताया कल। पदार्थ किस चीज से मिलकर बनता है? बोलो। कोई पदार्थ जो वस्तु है या पदार्थ है वो किससे मिलकर बनता है? छोटे छोटे कणों से। छोटे छोटे कणों से, जिन्हें कण ही बोलते हैं। इसका सबसे पहला खोज कौन किया था? हमारे देश के ही वैज्ञानिक या ऋषि बोले, ऋषि कणाद, जिनके नाम पे उस छोटे कण का नाम क्या पड़ा? कण। छोटे पार्टिकल का नाम क्या पड़ा? कण, ठीक है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। जैसे कोई लोहा है, तो लोहा एक है, लोहा से थोड़ी मिलता है, लोहा के छोटे छोटे वहां पे कण होते हैं, उससे मिलकर क्या बनता है? लोहा बनता है। उन कणों के बीच में कल बताया था कि उन कणों के बीच में दो चीजें पाई जाती है, अंतरा आणविक अवकाश
बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल और अंतरा आणविक अवकाश, रिक्त स्थान जो पाया जाता है, बताया था ना। कण का 3 प्रॉपर्टीज बताया था कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और कणों के बीच जो पदार्थों के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है ना, और वो एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगा के फिक्स रहते हैं। और इसलिए हम कोई जैसे कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ये भी बताया था कि मान लो कि पानी है, उसके अंदर इंक का बूंद डाल दो तो इंक पूरा घुल जाती है, या एक 100 मान लो कि 200 ml जल है, उसके अंदर 100 ग्राम चीनी डाल दो तो उसका आयतन बढ़ेगा, बढ़ जाना चाहिए ना, बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो पानी के परमाणुओं के बीच में घुल जाएगा। चलो अब दूसरी चीज बोलोगे सर 100 ग्राम का अगर पत्थर डाल देता तो पानी बाहर निकल जाएगा, क्यों बताओ, सही, क्योंकि वो उसमें घुलेगा ही नहीं, अगर जो घुलने वाली चीज है वो पानी के परमाणुओं के बीच में जाके फिक्स हो जाएगी और घुल जाएगी, लेकिन पत्थर क्या है, घुलेगा ही नहीं, मिट्टी घुलेगी ही नहीं, चाक घुलेगा ही नहीं, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा या बाहर पानी निकल जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो ये मैटर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान गए। तो टाइप्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ते हैं, तो भैया आप लोग बताइए पहले टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये अरे सब ये नोट कर लिए होगे ना, ये तो पता ही आप लोग को, कल नोट कर लेना, कल जो पढ़ा था उसमें से नोट कर लेना, ठीक है। हाँ चलो, तो पदार्थ कितने प्रकार के पाए जाते हैं बताइए, कितने प्रकार के होते हैं, अभी जो हमें पढ़ना है कक्षा 9 में 4-5 प्रकार का हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें बस क्या पढ़ना है, 3 प्रकार। कल मैं ये भी बताया था कि कोई सॉलिड कब होता है, कोई लिक्विड कब होता है, कोई गैस क्यों होता है, कैसे होता है, वाई दिस इज पॉसिबल, मतलब ये कोई पदार्थ जैसे जल है, जल तो तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी, कैसे, क्या ऐसा होता है कि तीनों रूप में पाया जाता है, मिट्टी किस अवस्था में पाई जाती है, बस सॉलिड, सॉलिड, पाउडर सॉलिड है, हाँ यार सॉलिड ही है, सॉलिड ही है, लिक्विड थोड़ी ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ठोस, जिसको बोलते हैं क्या, सॉलिड, और क्या होता है, देखो द्रव अलग है और द्रव्य अलग, ध्यान रखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीसरा क्या है, गैस। देखिए मैं आप लोग के लिए बस ये लेक्चर बना रहा हूं, 10 और 11 वालों को नहीं बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उन लोग का कोर्स अच्छे से चल रहा है, आप लोग का थोड़ा सा पीछे है, इसलिए मैं शुरू कर दिया बनाना, नहीं आओगे तो उस दिन मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, और नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही उपलब्ध, है ना। तो ठोस, द्रव और गैस, चलो, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, इसे ही क्या बोलते हैं, इन तीनों को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब पदार्थ जो है यही 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। कैसे बोलेंगे कि कोई चीज ठोस है, कैसे बोलेंगे कि कोई चीज द्रव है, कैसे बोलेंगे कि कोई चीज गैस है, बताओ, कैसे, जैसे आप देख रहे हो ना ये ईंट है ना, तो ईंट कैसे बोल रहे हो कि ठोस है, क्या प्रॉपर्टी, कड़ा है, इसे ठोस है, कड़ा है, ठीक है, ठोस है, कड़ा कोई चीज अच्छी बात है, बोला आपने कड़ा है तो ठोस है, उसके अंदर स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं होगा, बताया था कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके अंदर अंतरा आणविक अवकाश पाया जाता है, रिक्त स्थान ज्यादा नहीं होता, दिख रहा है क्या, चलो कम स्पेस है, तो ये पता करके कम स्पेस होता है, और कुछ आप लोग प्रॉपर्टीज बता रहे हो मुझे, कैसे बोलेंगे कि ये ठोस है, बताओ, कैसे बोल सकते हैं कि ठोस, अच्छा जब बताओ द्रव कैसे, किसको बोलेंगे कि ये द्रव है, कैसे आप बताएंगे कि ये चीज द्रव है, जल द्रव है, तेल द्रव है, कैसे डिसाइड करोगे कि ये द्रव है, कैसे बोलोगे कि सर ये द्रव है,
कुछ तो लिक्विड, तो उसका अंग्रेजी बता रहा हूँ। गैस कैसे बोलोगे? बहुत आसान है। देखो, पहले तो मैं एक एग्जांपल बताया था। क्या बताया था? कि मान लो कि कोई एक ये कंटेनर है, 3 कंटेनर बना लेते हैं। बना लो आप लोग भी साथ साथ। देखो, 3 कंटेनर मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लो कि इसमें अगर ठोस पदार्थ रखा है, इधर ध्यान दो बच्चा, मैं बताया था कि इसमें सबके परमाणुओं के बीच में स्पेस पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा, बिना स्पेस के कोई रहता ही नहीं। ये नहीं कि ठोस है तो उसके परमाणु के बीच में स्पेस नहीं है स्थान, खाली स्थान सभी परमाणुओं के बीच में होता है। ठीक है। और द्रव के परमाणु जो होते हैं थोड़ा दूर दूर, थोड़ा नहीं, द्रव से तो, सॉलिड से तो बहुत दूर दूर है। सर बताए थे ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, अभी मैं इस तरह से क्यों बनाया बच्चा? देखो, एक तो मैं ये बताया था आपको कि जो परमाणु होते हैं, किसी पदार्थ के परमाणु या अणु होते हैं, उनके बीच में 2 बल कार्य करता है, एफ ए और एफ आर, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों ही होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। देखो, मैं क्या बोला कि सबके बीच में स्पेस होना चाहिए, ये नहीं कि ठोस का परमाणु है तो आके चिपक गया, एकदम ऐसा नहीं होगा। तो जैसे ही एक निश्चित स्थान तक आएगा ना, उसके बाद रिपल्सन चालू ना, इससे आगे नहीं, दूर। समझ गए? तो एक निश्चित रिक्त स्थान होता है, वहां तक तो अट्रैक्शन बल कार्य करेगा। जैसे ही रिक्त स्थान, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो मान लो कि जैसे ये ठोस के परमाणु हैं, इतने दूरी दूरी पे हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी है। क्या बोलते हैं इसको? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब एफ ए। और इनके बीच में एक दूसरे को दूर करने के लिए रिपल्सन फोर्स भी है। रिपल्सन, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल। ये प्रतिकर्षण बल, और ये क्या है? आकर्षण बल। तो पदार्थ के परमाणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बल कार्य करता है। समझ के? तो मान लो कि इतने ही दूरी तक ये सब रह सकते हैं, स्पेस उनके बीच में बस इतना ही रहना चाहिए। तो अगर दूर दूर है तो अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों को यहां यहां कर देगा, पास पास। जैसे ही एक निश्चित दूरी तक आएंगे ना, कि उससे भी पास आने की कोशिश करेंगे, तो फिर रिपल्सन बल चालू हो जाएगा। समझ गए? मतलब यहीं तक आना है, इसके पास आए, जैसे यहां तक थे, यहां तक थे, तो उनके बीच में फिर आकर्षण हो रही, भाई दूर दूर हो, पास आओ। अब यहीं तक आना है बस। अब इससे और पास आने की कोशिश किए तो उन दोनों के बीच में क्या चालू हो जाता है? रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, जिससे फिर से अपने दूरी पे आके इकट्ठा हो। जैसे लोहा है, उसको गलाएंगे, गलाएंगे तो गल के लिक्विड हुआ, उसके उनके परमाणु के बीच में दूरी बढ़ गई, बढ़ी ना? आ रहा है समझ में? नहीं तो दूरी बढ़ी, लेकिन जब ठंडा होगा तब उनके परमाणुओं के बीच में फिर से दूरी कम हो जाएगी। लेकिन क्या एकदम चिपक जाएंगे? नहीं, जहां लगे कि अरे बॉस ज्यादा पास आ रहे हैं, तब वापस उसको दूर भेज देगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन बर्स दोनों ही कार्य करता है। तो जहां पे ध्यान रखो, मैं ये क्यों बताया कि सॉलिड में क्या होता है कि इसके परमाणु क्या है, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक, यहां पे एफ ए जो कौन सा बल है? आकर्षण बल, बड़ा होता है प्रतिकर्षण बल से। समझ में आया? एफ ए मतलब आकर्षण बल,
F R मतलब प्रतिकर्षण बल। जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है कि उनके परमाणु पास पास रहेंगे। तो जब परमाणु पास पास रहेंगे तो पदार्थ की अवस्था क्या होगी? ठोस अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या होगी? ठोस अवस्था। अब इसके क्या क्या कारण है मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, अब देखिए इनके परमाणु क्या है? दूर दूर है, काफी डिस्टेंस है। तो इनमें भी दो बल कार्य करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा चीज याद रखना है कि यहां पे एफ ए बराबर एफ आर होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बराबर रिपल्सन फोर्स, आकर्षण बल बराबर प्रतिकर्षण बल। मतलब एक निश्चित दूरी पे बना के रखेंगे, ना तो बहुत पास ना तो बहुत दूर जाने देंगे। नहीं कि गैस बना के उड़ा दे, है ना। अपने से तो भाप बने के उड़ेगा नहीं, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भले गैस बन जाए। अरे लिक्विड भाप बन के ऊपर उड़ता है तब जाके संघनन से बारिश होता है, अरे जल, है ना। लेकिन टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, जब हम लोग एकदम झुलस जाते हैं, है ना। तो एफ ए बराबर एफ आर। तो यहां पे क्या होगा, जब रिपल्सन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होगा तो वो कोई भी पदार्थ रहेगा तो किसमें वो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में। मतलब इसका मतलब क्या है बच्चा? एफ ए बराबर एफ आर एक ऐसी अवस्था है, सुनो, एफ ए बराबर एफ आर एक ऐसी अवस्था है जिसमें से पदार्थ आपका ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। नहीं है समझ? एफ ए बराबर एफ आर। देखो अचानक से ये सब चीजें ना अपने आप निकलती है, किताब में मैं पढ़ा नहीं ये सब, या कि ये बताना है। लेकिन क्या है, जब आप पढ़ाने लगते हो ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये सब चीज आती है कि बच्चे को ये भी जानना चाहिए, है ना। जैसे द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में भी आ सकता है, और गैस अवस्था से वह ये ठोस अवस्था में भी आ सकता है। कैसे? हाँ, कैसे बच्चा? मान लो कि कोई द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में क्या करे, ऐसा कोई काम करे कि उनके बीच जो परमाणुओं के बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाए। परमाणुओं के बीच में स्पेस अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था। जाग जाओ, जागो पहले, एक्टिव रहो, एकदम अटेंटिव रहो बोलने के लिए। आपसे ज्यादा मैं थका हुआ हूँ, सुबह 5 बजे से उठ के पढ़ा रहा हूँ, तब से आराम नहीं किया, 1 मिनट सोया नहीं हूँ। कितना मैं थका हूँ, अभी जाना है सरौनी, जाना है, सॉरी कई जगह जाना है, मुझे घूम के आना है, तो मैं आपसे ज्यादा टायर्ड हूँ अभी। तो ये सब चीजें थोड़ा एक्टिव रहो। तो द्रव अवस्था में है तो उसको ठोस अवस्था में कैसे बदलेंगे? क्या करें हम कि ये द्रव अवस्था में आ जाए, कि इनके परमाणुओं के बीच की दूरी कम कर दो। कैसे कम होगा? हाँ जमा दो, मतलब इसका टेम्परेचर डाउन कर दो। समझ गए? मतलब ठोस अवस्था है जो द्रव अवस्था है, इसका लो टेम्परेचर कर दो, मतलब हर चीज थोड़ी ना बदल जाएगी। तेल थोड़ी ना ठोस अवस्था में चला जाएगा, तेल वैसा ही रहेगा, बहुत रेयर चांस में उसमें बदलेगा। हाँ, है ना। तेल सरसों तेल सोचोगे यार ऐसा करो, इसका टेम्परेचर कम करके बना दो, जल्दी बनेगा नहीं। तो लो टेम्परेचर कर दोगे तो ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा, इसके परमाणु के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अब जब हम इसका हाई टेम्परेचर कर दें, टेम्परेचर हाई कर दे, तो वापस किसमें बन जाएगा? गैस अवस्था में। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये पूरा कलाकार हो गया, देखो क्या कलाकारी हो गई, है ना। एग्जाम्पल इसका जल, जल का हम टेम्परेचर डाउन किए, टेम्परेचर कम किए तो बन जाएगा बर्फ, और जल का टेम्परेचर हम ज्यादा किए तो बन गया भाप। आया समझ? तो बर्फ क्या है? जल का ही ठोस अवस्था। और भाप क्या है? लिख लो साथ साथ, भाप क्या है? जल का ही वह गैस ही अवस्था। चलिए इसको लिख लीजिए तो। चलो, तो जल का टेम्परेचर अगर हम ज्यादा कर दिए
तो जानते ही हो आप लोग, जैसे पानी वानी गर्म करते हैं तो देखोगे तो कुछ टाइम के बाद वो भाप के रूप में वापस बनने लगता है, मतलब उसका भाप बन जाता है, जल गैसीय अवस्था में। टेम्परेचर डाउन कर दिया मतलब उसके परमाणु के बीच की दूरी कम हो गई, तो क्या बन जाएगा, बर्फ। तो वो क्या बन जाएगा, ठोस अवस्था। मतलब टेम्परेचर ज्यादा किए तो परमाणु के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, गैसीय अवस्था। टेम्परेचर डाउन किए तो परमाणु के बीच की दूरी कम हो गई, ठोस अवस्था। ठीक, चलो अब हम पढ़ते हैं गैसीय अवस्था। वैसे आपको गैसीय अवस्था समझ ही में आ गई है ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी दो फोर्स काम करता है, एफ ए और एफ ए एंड एफ आर। इसमें क्या होता है बताओ जरा, एफ ए बड़ा होगा कि एफ आर बड़ा होगा, इसमें क्या बड़ा होगा, एफ ए बड़ा होगा। एफ ए कहां बड़ा है, जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तभी तो पास पास रहेंगे परमाणु, तो क्या बड़ा होना चाहिए, एफ आर, रिपल्सन फोर्स। जब प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा तभी तो दूर दूर भागेंगे। गैस के अणु एक जगह रहते हैं क्या, एक एक लीटर गैस का अणु लाओ पूरा घरों भर छिटा जाएगा, इतना बड़ा डिब्बा में भी भरा जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो यहां पे क्या होता है कि एफ ए लेस देन एफ आर, तो एफ ए जब एफ आर से छोटा होगा मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, तो वो पदार्थ क्या होगा, गैसीय अवस्था में। लो मैं पहले हम लोग कारण समझ लिए, डिफिनीशन अभी नहीं किए, डिफिनीशन अभी नहीं किए, हम लोग कारण समझ लिए, ठीक है। ये पूरा लिख लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, ये अगर समझ गए, मीडियम चीज है एकदम, मीडियन का, जिससे गणित में मीडियन होता है वो मीडियन है, अगर ये समझ गए तो ये भी समझ गए, ये भी समझ में दिया गया, है ना। मिटाऊं इसको, चलो। अच्छा अब आप लोग अगर परिभाषा कोई याद किए होंगे, अच्छा 8 से लेकर अभी 9 में आ गए कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, तो बताओ, पढ़े हो, परिभाषा तो पढ़ लेंगे, ठोस किसे कहते हैं। अच्छा 6 में भी था, 7 में भी था, 8 में भी था, बताओ ठोस का मतलब क्या है। ठोस में तो समझ गए कि वहां पर रिपल्सन फोर्स ज्यादा कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ये याद रखना हमेशा। यहाँ पे एफ ए ग्रेटर देन एफ आर, एफ आर समझ रहे हो ना कि परमाणुओं के बीच में, यहाँ पे द्रव में एफ ए इक्वल टू एफ आर, और गैस में एफ आर ग्रेटर देन एफ ए, या तो एफ ए लेस देन एफ आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इससे डिफिनीशन कैसे बनेगा, देखो ठोस पदार्थ का मतलब क्या है, ठोस पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनका जिनका आयतन और आकृति या आकार, इन दोनों का डिफिनीशन लिख लोगे ना, ऐसे करके तो लिखना नहीं, लिख लोगे ना। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकृति क्या है, निश्चित होती है, लिख लोगे ना। ये नहीं कि मैं टेस्ट लिया तो तुम लोग ऐसे ही बना के लिख दिए, ऐसा मत लिखना, क्या लिखोगे, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकृति निश्चित होती है। आपको समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट तो आप अपने आप लिख सकते हो। ये क्या है, निश्चित होती है, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकाश लगातार सो रहे हो तुम, सो मत, जाग जाओ, या बताओ एनर्जी दो तुमको। द्रव पदार्थ क्या होगा, हाँ क्या निश्चित होता है, अभी सबका एग्जाम्पल पूछूंगा, अभी घबराओ तुम लोग, ठीक है। द्रव पदार्थ क्या होगा, आयतन निश्चित होगा, अरे आयतन निश्चित, चलो आयतन मतलब, आयतन मतलब
हाँ सब सारी मैं इसके पहले ये सब बताया नहीं, अभी फिर बताऊंगा कि आयतन क्या है, द्रव्यमान क्या, सब बताऊंगा, ठीक है। आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित। आकार अनिश्चित होता है, तो वो क्या हो गया, द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित है और आकार अनिश्चित है। चलो अब इसी तरह से आपका हो गया गैसीय पदार्थ। इसकी परिभाषा क्या होगी बताइए जरा। मतलब इनमें आयतन और आकृति या आकार दोनों ही अनिश्चित अनिश्चित होते हैं। चलिए डिफिनीशन समझ गए आप लोग, डिफिनीशन पूरा समझ गए। अब इसका एग्जांपल बताइए जरा, ठोस का एग्जांपल बताइए। ठोस का एग्जांपल बताइए, बताइए परिभाषा लिख दिए, उदाहरण बताइए। हाँ ठीक है, सही है। ईंट है ना, पत्थर है, और बताओ, लोहा है, लकड़ी है, घर द्वार माटी कुल, है ना, ये तो समझ गए। चलो द्रव में क्या है, अभी बहुत सारा पढ़ना है हमें। द्रव में क्या है, जल है, तेल है, ओह एल्कोहल, एल्कोहल। चलो और कुछ बताओ। जूस है ना, कोल्ड ड्रिंक, सारा, हार्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक। चलो गैसीय अवस्था में एग्जांपल बताओ। सभी गैसेस, सभी गैसें लिख दो, वायु, है ना, ये सब क्या है गैसीय अवस्था में। गैस में सीएनजी उनजी जो भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जैसे एग्जांपल हो गया सीएनजी, आप बोल रहे, चलो ठीक है सीएनजी लिख देते हैं। बायोगैस हो गया, एलपीजी हो गया, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सब क्या है, गैस है। चलो बहुत अच्छा, आप लोग को एग्जाम्पल भी आता है, बहुत अच्छा समझ गए आप लोग। अब एक चीज बताइए मुझे जरा, स्पंज क्या है, स्पंज, स्पंज, अरे सोता क्या है, स्पंज क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, स्पंज हो गया। रबर क्या है, रबर, बोल रहे हैं ना इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। चलो आयतन तो निश्चित ही होगा, 1 किलो का है, अगर 1 किलो वाला जितना आयतन घेर रहा है उतना ही आयतन वो घेरेगा। अगर 1 किलो का है तो 1 किलो ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। जितना आयतन उसको घेरना है, जितना जगह घेरना उतना ही जगह घेरेगा, चाहे जहां लेके जाओ। समझ रहे हो ना। आकार भी नहीं बदलना चाहिए, आकार भी नहीं बदलना चाहिए। आकार क्या होता है, निश्चित। तो ये क्या है, स्पंज और रबर क्या है बताओ। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस, क्या है बताओ यार। ठोस द्रव गैस क्या है, स्पंज। अरे मिठाइयों तो स्पंज वाली होती है, वो सोचो। रबर क्या है, सोचो है, बोलो। रबर क्या है, ठोस कैसे, उसको तभी हम पकड़ के खींच दें, तना जाएगा ना, आकार तो बदल गया। हाँ ये चीज, स्पंज को दबाते हैं फिर छोड़ दो, फिर से उसी अवस्था में आ जाएगा, है ना, होता है ना। लेकिन ऐसा कुछ है जिसको द्रव में है
उसको वापस कुछ टाइम बाद अगर लाओ कि चेंज हो जाए वो, तो चेंज होगा? नहीं होगा। एक बार बदल गया तो बदल गया। भिट जमाओगे अलग बात है, लेकिन वैसे बदलेगा नहीं कि ऐसे किए ऐसे ही छोड़ दिए। बिना अवस्था परिवर्तन किए, सुनो, बिना टेम्परेचर या प्रेशर दिए अगर हम किसी को खींच तान रहे, जो भी कर रहे हैं, वो अपने अवस्था में पुनः आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड अवस्था में ही है वो। तो स्पंज और रबर भी क्या है? ठोस अवस्था। एक्चुअल में क्या होता है? तो स्पंज में हवा भरी रहती है, हम दबाते हैं तो हवा निकल जाती है, इसलिए वो छोटा हो जाता है आकार उसका। अब फिर छोड़ते हैं तो उसमें फिर हवा भर जाती है, क्योंकि इसके बीच में स्पेस होता है, तो उसके अंदर फिर हवा भर जाती है, इसलिए फिर से उसी आकार में हो जाता है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा जानते रहना। खुल जाएगा, वही स्माइली बॉल जो आती है उसको दबाइए, हवा निकल गई, फिर छोड़िए, फिर हवा भर जाएगी। तो ये भी क्या है? सॉलिड है। ठीक है, चलो एक चीज और इसमें पढ़ना है हमें, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। मिटा दो, ये मिटा दो ना सब, नोट कर लीजिए यार, जल्दी। तेज पढ़ा रहा हूँ क्या है? चलो, और कुछ आगे जानने से पहले हम लोग पढ़ते हैं आयतन के बारे में, है ना? आयतन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आयतन होता क्या है? आयतन या वॉल्यूम क्या होता है जी? आयतन या वॉल्यूम बताओ, क्या डेफिनेशन दोगे आयतन? उसे आयत कहते हैं उसे आयत कहते हैं। क्या बोलेंगे अभिनव, बताओ? आयतन वॉल्यूम किसको बोलेंगे, बोलो आप बताओ। जो आप पेट्रोल टंकी पे जाते हो, क्या बोलते हो कि 1 किलो तेल दे दा? क्या बोलते हो? लीटर क्यों बोलते हो? लिक्विड है तो लीटर बोलेंगे? लिक्विड है तो लीटर बोलेंगे? लीटर बोलेंगे ना, क्यों लीटर बोलते हैं? लिक्विड है इसलिए, लिक्विड है इसलिए। दुकनिया पर तेलवा तोलते हैं तो 1 किलो बटखरा रख के तब तेलवा सरसों का तोलते हैं। दूध 1 लीटर लेते हो कि 1 किलो? 1 लीटर लेते हो। तो यही वॉल्यूम है जो हम लीटर, जैसे कि हम लोग नापते हैं किलोग्राम, जो ठोस अवस्थी है, जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसको तो हम नापते किसमें? किलोग्राम में। लेकिन जो द्रव अवस्था में है उसको लीटर में मापते हैं, वही क्या है? आयतन। तो कोई कितना स्पेस कवर कर रहा है, कि कोई कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितना स्पेस वो कवर कर रहा है, कितना स्थान वह घेर रहा है, वही क्या है? आयतन। ठीक है। अच्छा, मैं बोला था कि इसका आयतन निश्चित होता है, आयतन और आकार निश्चित होता है, तो ठोस का आयतन हमेशा निश्चित होता है। चलो, आकार, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब इसको पिघला भी देंगे तो उतना ही रहेगा, और चाहे जो कर दीजिए वैसा उसका आकार वही रहेगा। अरे फिर से बदलेगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा, ठोस ठोस के रूप में ही रहेगा। आकार का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? कि अगर ईटा ऐसे है तो पिघलने के बाद वो ऐसा नहीं चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। उसका स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर होता है एक अलग, सॉलिड लिक्विड गैस का अलग अलग, उसके परमाणु के बीच की दूरी फिर से उतनी ही हो जाएगी जितनी होनी चाहिए पिघलने के बाद जब जमता है। द्रव मतलब क्या है? इसका आयतन निश्चित क्यों नहीं है? आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है। आयतन निश्चित है क्योंकि 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, चाहे सूरज पे लेके चले, सॉरी सूरज पे नहीं जाना, चंद्रमा पे लेके चले जाओ, कहीं भी लेके चले जाओ, हिमालय पर्वत पे लेके चले जाओ, इसका आयतन अगर 1 लीटर डब्बा में पानी है तो 1 लीटर रहेगा ना, कि बदल जाएगा घरे घरे जाते? बदलेगा नहीं, आयतन उतना ही रहेगा, आयतन उतना ही रहेगा। लेकिन आकार कैसे बदल जाता है? जैसे अब थरिया में रख दो, थाली के से एक तरफ हल्का हो जाएगा, गिलासे में रख दो, गिलास में, लोटा में रख दो, कटोरा में रख दो, कटोरी में रख दो, तो अलग अलग उसका शेप हो जाएगा। तो इसलिए इसका आकार क्या है? अलग है। समझ गए ना? आकार मतलब क्या है?
कि जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ये ले लेता है, तो ये क्या है? द्रव। आयतन समझ गए ना? आयतन मतलब क्या है कि कोई पदार्थ कितना स्थान घेरता है, कोई पदार्थ कितना स्थान घेरता है, या स्पेस ऑक्यूपाई बाई एनी सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ है या कोई भी मैटर है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी बर्तन, किसी भी चीज का, है ना? जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर वो पूरा आ जाता है ना? भले बेमानी करके उसको 900 ml बना दे, है ना? 900 ml करेगा उसमें 1 लीटर नहीं आएगा। हाँ? 1000 ml, मैं गलत बोल दिया होगा, और ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या बताया मैं कि इसमें तो आकार, आयतन क्या है? फिक्स है। इसमें आयतन तो अभी नहीं बदलेगा, आकार, शेप नॉट फिक्स, जहां रखे वैसे बन गया, जैसा देश वैसा भेष, है ना? कटोरा में रख दिया, कटोरा जैसा हो गया, है ना? समझ गए ना? बर्फ जैसे जमाते हैं जैसे वैसे ही जम जाता है, जिस शेप का हम चाहें उस शेप का ये बन जाता है। तो आकार समझ गया ना कि फिक्स नहीं है, ऐसे लिख लेना इसके नीचे फिर से। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो भाई क्या है, आयतन, आकार दोनों ही फिक्स नहीं है, मतलब दोनों ही बदलता है। कैसे? अच्छा बताओ कैसे? आकार तो समझ में आ गया कि आकार इसका कभी फिक्स नहीं रहता, है ना? कैसे फिक्स नहीं रहता आकार, बताओ? आकार तो समझ गए ना, जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार में गैस का वो परमाणु रूप ले लेगा। गिलास में रखो कि चाहे जिस कंटेनर में रख दो। आयतन कैसे डिफरेंट है? आयतन मतलब कोई कितना स्थान घेरता है, कोई कितना स्थान घेरता है, वही आयतन है। तो आयतन कैसे इसका अलग है, बताओ? सोचो सोचो जरा, बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। अब सोचो, गैस का जो गुब्बारा है, एक कंटेनर वाली जो सिलेंडर होता है जिससे गैस का गुब्बारा भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस होती है उसमें। हाँ ठीक है, तो गुब्बारे को चाहे आप गुब्बारा, जैसे कंटेनर तो आपको देखने में छोटा लगता है, लेकिन उससे बड़ा बड़ा गुब्बारा फुला देता है। समझ में आ रहा है? गैस वाला गुब्बारा बहुत बड़ा बड़ा फुलाता है कि नहीं? वो कंटेनर उससे देखने में छोटा लगता है, समझ रहे हो? तो गैस, इतना गैस इकट्ठा है एक जगह, खूब एकदम ऐसे भरा हुआ है, तो उसका आयतन कम है। इतनी से गैस निकले पूरा गुब्बारा भर गया, मतलब एक तो इतनी सी गैस इतने जगह में भी रह सकती है, और इतनी सी गैस इतने जगह में भी रह सकती है। मैं क्या बोला कि आयतन मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो कितना स्पेस, कुछ भी स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है गैस, क्योंकि गैस के परमाणु में रिपल्सन फोर्स ज्यादा होता है, कहीं भी भाग के जा सकते हैं। आ रहा है समझ के नहीं? तो जो इससे गुब्बारा छोट को फुला सकते हो, बड़ को फुला सकते हो, और बड़ा फुला सकते हो, लेकिन कंटेनर क्या होता है? छोटा सा होता है। अब ये सोचो कि सर द्रव में भी तो ऐसा हो सकता है, द्रव का आयतन बदलेगा क्या? 1 लीटर से एक ज्यादा जमीनी फैला दो, तो क्या 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा? हो जाएगा क्या कि गिलास में 1 लीटर रहेगा, लोटाओं बढ़ जाएगा, कहीं लोटाओं बढ़ा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर 1 लीटर गैस है, उसको 10 लीटर वाले कंटेनर में रख दे, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? 10 लीटर। अरे स्पेस ऑक्युपाई करेगा ना 10 लीटर, तो उसको बाहर से देख के नहीं बता सकते कि ये 1 लीटर की 10 लीटर, पता ना 10 लीटर ना हो। जब तक हम उसको जोखेंगे नहीं, जब तक वेट नहीं करेंगे, कैसे बता सकते हैं? अब बोलोगे 10 लीटर का है, उसमें 1 लीटर है कि 2 लीटर गैस, कैसे पता चलेगा? जब वेट करेंगे तभी पता चलेगा।
तो इसका आयतन इसलिए नहीं फिक्स होता है क्योंकि जैसा उसको मतलब कंटेनर मिलेगा उसी आयतन का वो हो जाएगा, उतना ही स्पेस वो ऑक्युपाई कर लेगा। समझ में आया? जैसी सराउंडिंग, छोटी सराउंडिंग छोटा आयतन, बड़ी सराउंडिंग बड़ा आयतन। समझ में आया? दिमाग में आ जाएगा ना? समझा लोगे ना? लिख भी लोगे? मैं अगर पूछूंगा कि आयतन इसका और आकार दोनों अनिश्चित क्यों होते हैं, तो आयतन के बारे में सब चीज लिखना चाहिए। आकार तो वैसे ही अलग है, वो घूमता फिरता रहता है, जैसे मन बड़े बच्चे होते हैं, आए स्कूल से बस्ता फेंक के गायब। ठीक है, तो उस टाइप का आयतन समझ गया ना? लिख लिया इसको? लिखो इसको, फटाफट लिखो। तो हम लोग पढ़ते हैं ठोस, द्रव व गैस में अंतर। ये बना ली टेबल? बना ली? कैसे बनाओ पहले टेबल? तो पहला लिखो, गुण में पहला लिखिए फर्स्ट आयतन, आयतन, और दूसरा लिखो आकार। तो ठोस का आयतन क्या होता है बताओ? निश्चित, है ना? ठोस का आयतन, आकार, अरे निश्चित बोल रहे हो तुम? और सुनाई दे दिया मुझे, थोड़ा सा रुक के बोल रहे हो, हलम तो मार के बोल रहे हो। देखो ये क्या लिखा हूं मैं, राक्षस वाला निशिचर लिख दिया, निश्चित। ठीक, तो आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है? आयतन निश्चित, मतलब पहला क्या है? निश्चित। और आकार तो समझ गए कि जिस बर्तन के आकार में रखे उसी बर्तन का आकार वो ले लिया। बोतल में रखे बोतल का शेप, लोटा में रखे गिलास में रखे उसका शेप, थाली में रखे उसका, जमीन पे गिरा दिए अलग से। ठीक। और गैस में भाई मन बढ़ू है ये, अनिश्चित, दोनों ही क्या है? अनिश्चित, ये भी अनिश्चित। आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित। ठीक है, अब तीसरा, तीसरा लिखिए प्रकृति। जो तुम कब से बोल रहे थे कड़क होता है, ठीक है? तो ठोस जो होता है वो कठोर होता है ना? कठोर होता है ना, कड़क। और द्रव क्या होता है? तरल। तरल मतलब लिक्विड ना, द्रव क्या होता है? तरल। और गैस क्या होता है? गैस को लिखते हैं हम लोग विस्तृत, या बोलते हैं इसको विस्तीर्ण। विस्तृत मतलब सबसे ज्यादा खुले भाग में ये पाया जाता है, विस्तृत। चौथा लिखो घनत्व। हाँ, अब ये जानना है बच्चा, घनत्व। घनत्व क्या बेटा? घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या होता है समझा दो? चलो अब यहीं कहीं थोड़ा सा पेज पीछे पलट के लिख लो, क्योंकि दो तीन, कम से कम 6-7 लाइन छोड़ के लिखना। यही मैं समझा देता हूँ, अभी लिखवाऊंगा 5-6 ठोर। तो घनत्व बराबर होता है, देखो घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, घनत्व बराबर मास अपान वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। स्पीड नहीं, अभी स्पीड पढ़ के आया तुम लोग, ठीक है? मास अपान वॉल्यूम। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बोलो, उधर ही जाओ, ठीक है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा पर यूनिट आयतन में, उतना ही ज्यादा घनत्व होगा। मतलब कम जगह में अगर ज्यादा चीज आ रहा है तो उसका घनत्व ज्यादा, कम जगह में ज्यादा परमाणु है मतलब उसका घनत्व ज्यादा। तो
ठोस का घनत्व तो ज्यादा होगा कि द्रव का? ठोस का, क्योंकि कम जगह में ही ढेर सारे परमाणु उसके होते हैं। आ रहा समझ में ना? अरे कम जगह, यहाँ मजे का परमाणु भरे थे। अब यहाँ देखे थे द्रव में दूर दूर थे, गैस में और ज्यादा दूर दूर थे। तो उतने ही जगह में ठोस में ज्यादा परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा। द्रव के परमाणु थोड़ा दूर होते हैं तो उसका घनत्व ठोस से कम, और गैस के बहुत दूर होते हैं इसलिए इसका घनत्व सबसे ज्यादा। ठीक। और घनत्व का मतलब क्या होता है? जैसे बोल दिया जाए, वीरर बोलते हैं ना, देखा जो नदिया वीरर जामर, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही परमाणु अगर पास पास है तो घन है, ज्यादा घन। घन तो ज्यादा है कम? ज्यादा है। चलो प्रकृति, हाँ, तो जो पास पास है मतलब जब पास है मतलब उसका घनत्व ज्यादा, दूर दूर है तो घनत्व कम। समझ रहे हो ना? द्रव्यमान सेम आयतन में अगर ज्यादा रहता है तो उसका घनत्व भी ज्यादा रहता है। समझ गए? मतलब लिख सकते हैं डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयतन। समझ गए ना? एक ही द्रव्यमान का गैस जो था वो ज्यादा आयतन कवर करता है कि नहीं? इतनों में रह लेगा, इतनों में रह लेगा, तो इसलिए उसका डेंसिटी कम होगा। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि अगर हम मास बढ़ाएंगे तो आपका डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी ना घनत्व, या घनत्व मतलब डेंसिटी। अगर हम मास घटाएंगे तो डेंसिटी घटेगी। ये भी लिख लो बच्चा, ये बहुत जरूरी है, अब लाइफ टाइम याद रहेगा। तो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पदार्थ के परमाणु के द्रव्यमान पे और पदार्थ के परमाणु के आयतन पे, कितना आयतन वो कवर करता है। लेकिन बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आयतन के। आयतन जितना, द्रव्यमान जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा उसका घनत्व, द्रव्यमान जितना कम उतना ही घनत्व उसका कम। फॉर्मूला क्या है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक। चलो अब घनत्व के बारे में पढ़े। तो घनत्व तो इसमें किसका सबसे ज्यादा है? तो ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और द्रव का ठोस से कम। आया समझ में ना? और गैस का सबसे कम, क्योंकि इसके परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर है तो मतलब आयतन ज्यादा, जब आयतन ज्यादा तो डेंसिटी कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन घटेगा तो द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान नहीं, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक। चलो तीसरी चीज लिखो, विसरण। पांचवा पांचवा है ना? पांचवा विसरण। विसरण, विसरण का मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश लिखो डिफ्यूजन। विसरण का मतलब क्या होता है बताओ? विसरण मतलब घुलना। मिश्रण मतलब मिक्स होना, घुलना। जैसे दाल ले लिए, चीनी, एक तरफ दाल है, एक डिब्बा में, एक डिब्बा में चीनी है, उनको ऐसे ऐसे मिक्स कर दो, मिक्स हो जाएंगे ना। लेकिन क्या एक दूसरे में घुल जाएंगे पता ना चले? इतना ऐसे घुल जाओ कि पता ना चले, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ठोस में डिफ्यूजन होता है मतलब घुल जाते हैं क्या अच्छे से, पता चलता है ना ये क्या है, ये क्या है, पता चल जाता है। पता चल जाता है ना, दाल चीनी अलग दिखता है, चावल रहेगा चीनी अलग दिखेगा, भले सफेद सफेद है लेकिन पता तो चलेगा ना। हाँ, कार की वजह से। तो इसका विसरण सबसे, ठोस का विसरण सबसे कम। द्रव का क्या होगा? ठोस से ज्यादा होगा ना। अरे क्योंकि ठोस में तो कुछ मिलाओगे तो मिल ही जाएगा, और गैस का पता नहीं चलेगा। पता चलेगा क्या? अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और देखो तो ऑक्सीजन गया है, पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। हम तो बहुत सारी गैसें लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन हमारा लंग्स एक्सेप्ट करता है, बाकी बाहर निकाल देता है, हमें थोड़ी पता है। तो ठोस से ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा विसरण होता है।
विसर्ग। अब लिखो संपीड्यता, ये इंपॉर्टेंट है। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता मतलब, संपीड्य का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ, कोई चीज दबाने पे दबता है कि नहीं, जो जितना ज्यादा दबेगा उतना ही ज्यादा संपीड्य होगा। तो ठोस संपीड्य होता है थोड़ा बहुत, बहुत कम, समझ लो ना के बराबर, सबसे कम, बहुत कम, है ना। तो इसमें लिख लो सबसे कम, सबसे कम या दबाया नहीं जा सकता, है ना। दबाओगे तो क्या करेगा, टूट जाएगा। लेकिन वो ऐसा सोचोगे कि प्रेशर लगा के उसको कम कर दे तो कम नहीं होगा, ईंटवा जोर से दाबो फूट जाएगा। लेकिन ये सोचोगे तो चपटा हो जाए, चपटा होगा नहीं होगा। और द्रव का ठोस से ज्यादा होता है, ठोस से ज्यादा, इसका भी बहुत कम में होता है, समझ लो। 1 लीटर के पानी में ऐसे ऐसे करके 2 लीटर भर दे, भराएगा क्या? भराएगा नहीं, भराएगा नहीं, भराएगा ना। और गैस का सबसे अधिक होता है ना, सबसे अधिक। प्रेशर लगा के भर देते हैं ना, जितना भर दो। लेकिन अगर 14 लीटर का है तो उसमें 14 लीटर भर देंगे, 28 लीटर भर दिए तो फट जाएगा सिलेंडर, ठीक है। तो गैस का कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होता है, इसीलिए तो इतने जगह में भी रहता है और इतनी जगह में भी रहता है ना। रिक्त स्थान, ये तो लिख ही सकते हो, रिक्त स्थान। सबसे कम किसमें? ठोस में सबसे कम, द्रव में ठोस से ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। आठवां लिख लो लास्ट, क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई चीज मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे, तो सबसे अधिक किसका होगा? ठोस का। तो उसका सबसे अधिक होगा ना, तो इसका लिखो सबसे अधिक। और द्रव का ठोस से कम, गैस का लिख लो सबसे कम। चलो, तो आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग का भी धीरे धीरे अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो कल का जो मैं बना के अपलोड किया हूँ वो आप लोग नोट कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। फिर जो बना रहे हो उससे पहले 3-4 पेज का होगा, नोट कर लेना। और आज भी कुछ समझ में नहीं आया तो आज तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आज देख लेना। कुछ समझ में नहीं आया तो उसको वहाँ पे पूछ लेना। अब विनोद, आप मुझे वो सवाल जो लिखे हो ना मोशन वाला, वो मुझे व्हाट्सअप कर देना फोटो खींच के, कल मैं आते ही बता दूंगा उसको, ठीक है। और मेहनत से पढ़ो आप लोग, ये बस चीज मैं आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ अभी। तो वीडियो भी देखिए, नहीं समझ में आए तो यहाँ आके पूछिए, ठीक है।